और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कासगंज से सबसे पहले खबर लेते हैं, जहां पर मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिलाएं घरेलू कामकाज के लिए मिट्टी लेने गई हुई थी। इस हादसे में 5 महिलाएं इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई और महिलाएं इसमें दबी हो सकती हैं और इसी आशंका के साथ वहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। मौके पर राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहनपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। सीएम योगी ने कासगंज में हुए हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त भी कई महिलाएं दबे होने की बात सामने आ रही है। आता है वो जेसीबी ने जो पुलिया बन रही थी 6 लाइन की, उसमें मतलब जो गाय उसने गड्ढा कर दिया था, तो उसमें मुझे मट्टी खोदने गई थी। अच्छा। और मट्टी खोदते खोदते वो धार गिर पड़ी नीचे, उसमें दब गई 15-20 लेडीज। तो जेसीबी क्या काम कर रही थी, किसका काम कर रही थी वो? 6 लाइन की जो पुलिया बन रही थी वो काम कर रही थी। हाईवे बन रहा है जो? हाईवे बन रहा है उसका। तो ये लोग मिट्टी निकालने गए थे? मिट्टी निकालने गए थे। कितने लोग दब गए उसमें? कम से कम 15-20 लेडीज है। और इसी पर और अधिक ताजा अपडेट के लिए बात करते हैं। अजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, फिलहाल की स्थिति वहां पर बताइए, क्या अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है? क्या किसी के दबे होने की इस मिट्टी के ढांक से खबर आ रही है? और जो घायल है उनकी हालत फिलहाल किस तरह की है, और मौत के आंकड़े के बारे में भी? नीलू, मैं आपको बता दूं, ये हादसा जनपद कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहनपुरा के पास का है। मैं मौके पर मौजूद हूं, रेस्क्यू से कहूँगा वो दिखाएं। ये वही गड्ढा है जिसमें जो है महिलाएं मिट्टी खोदने के लिए आई थी और बताया जाता है मिट्टी खोदते खोदते अचानक दब गई, गिर गई। इसमें बताया जा रहा है कि 15 से 20 महिलाएं थी और उसमें जो है करीब 9 महिलाएं अंदर में दब गई। दबने के बाद में यहाँ चीख पुकार मौके पर पहुंच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिला प्रशासन की सूचना दी गई, मौके पर पहुंची। करीब 2 से 3 घंटे का रेस्क्यू चला है, जिसमें से बताया जाता है कि 9 महिलाओं को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं 2 महिलाओं की स्थिति गंभीर देखते हुए बताया जा रहा है कि उनको रेफर किया गया है। मैं मौके पर मौजूद हूँ। अभी भी राहत कार्य का बचाव लगातार जारी है। तमाम लोग जो 2-3 जेसीबी की मदद से या राहत कार्य जो बचाव कार्य था वो लगातार जारी था। ये वही गड्ढा है, आप देखेंगे जो बहुत गहरा गड्ढा था यहाँ, क्योंकि जो नेशनल हाईवे NH द्वारा जो पुलिया बनाई जा रही थी उसके लिए मिट्टी खोदी गई थी। तो इसी मिट्टी खोदने के दौरान ये गड्ढा हो गया। लोग यहाँ पर काम करते थे या फिर यहाँ पर अपने घरेलू कामकाज के लिए आए थे कि ताकि यहाँ से मिट्टी ले जा सके? इस बारे में क्या खबर है? हाँ मीलू, मैं आपको बता दूं, ये महिलाएं आज एकादशी का मौका था तो ये मिट्टी खोदने के लिए आई थी। तो गांव में लोग जो मिट्टी से ही लीपते हैं और पुताई के जो काम करते हैं, इसलिए यहाँ महिलाएं यहाँ मौके पर पहुंची थी और मिट्टी खोद रही थी। क्योंकि ये NHI द्वारा गड्ढा डाला गया था, उसी गड्ढे में तो मिट्टी अंदर जो जगह बन गई थी ज़्यादा, तो उसी दौरान इन्होंने जो है मिट्टी खोदने का जब इसमें प्रयास किया तो अंदर महिलाएं उसमें हो गई थी। उसी दौरान ये महिलाएं, जिसमें ग्रामीण जो महिलाएं थी, दब गई थी। इसमें अब तक 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 5 की गंभीर हालत बताई जा रही है। इसमें 2 को रेफर किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी तमाम यहाँ पहुंचे थे। जिलाधिकारी मेधा रूपम यहाँ पहुंची थी, पुलिस अधीक्षक अपर्णा कौशिक। बिल्कुल, तो अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन आज ये दुखद घटना सुबह सुबह निकलकर सामने आई, जहां पर 4 महिलाओं की मिट्टी कोड़ने के दौरान मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ONGC चौक के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक कार सड़क के किनारे खड़ी कैंटर से जा घुसी और हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं। एक कार सवार गंभीर हालत में, उसे जो घायल है उसे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सभी मृतक देहरादून के निजी कॉलेज के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, जिसमें से 6 की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है, जो कि इस गाड़ी में था, एक शख्स, उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। ये देर रात को एक सूचना मिली थी कि ONGC चौक पे एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट एक कंटेनर के साथ हो गया था, टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से जो घायल है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उपचाराधीन है। सर, अभी कुछ कारण पता चला है कि कारणों की अभी जांच की जा रही है कि क्या इसका कारण था, तो जल्दी आपको इसको सूचना। ONGC चौक है जो देर रात हादसे का बड़ा कारण बना। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक कंटेनर खड़ा था, जिससे एक तेज रफ्तार में आ रही
गाड़ी थी वो उस गाड़ी से पहले उस गाड़ी से जो कंटेनर है उससे टकराई और वो गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि वहां से करीब 200 मीटर आगे वो गाड़ी यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ पे जाके उस गाड़ी को यहाँ पे रुकी। यानी कि इतनी तेजी से वो गाड़ी आ रही थी। हादसा इतना बड़ा था कि 6 लोग उस गाड़ी में बैठे, जो 7 लोग थे, 7 में से 6 लोग उस गाड़ी में जो सवार थे, वो उनकी ऑन द स्पॉट यहाँ पे मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी भले ही यहाँ पे पुलिस ने वो कंटेनर और जो गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी बताई जा रही है, उसको यहाँ से उठा के थाने तो ले गए हैं। और जो लोग थे, जो उसमें एक घायल बताया जा रहा है, वो गंभीर रूप से अभी घायल है, उसका भी इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जो 6 युवा, जिसमें 3 युवतियां और 3 युवक थे, ये भी जानकारी आ रही कि ये सभी किसी कॉलेज में यहाँ पे पढ़ते थे और देर रात यहाँ घूमने आए थे। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं किस तरीके की गाड़ी के परखच्चे अभी भी यहाँ पे उड़े हैं। उसमें कहीं ना कहीं 6 लोगों की मौत हो गई है और एक जो युवक है वो अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में उसके मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शूटर शिव गौतम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। बाबा सिद्दीकी और उसके विधायक बेटे जिशान दोनों लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे। वारदात की शाम बाबा सिद्दीकी अकेले ही दफ्तर से निकले, लिहाजा बाबा सिद्दीकी ही शूटर्स का निशाना बन गए। वारदात के बाद शूटर्स को नेपाल के बाकी जिले में पनाह लेनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उससे पहले ही उसे बहराइच से धर दबोचा। नेपाल में लॉरेंस विश्नोई गिरोह ने बनाया है हाइड आउट। शिवा के नेपाल में लंबे समय तक छिपने का इंतजाम किया गया था। तो शूटर शिवा नेपाल भागने की फिराक में था और यहीं पर लंबे समय तक उसके छिपने का इंतजाम किया गया था। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इसे धर दबोचा। उसने बताया कि बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे दोनों हमारे टारगेट पे थे, लेकिन जिस शाम बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उस शाम को बाबा सिद्दीकी अकेले ही अपने दफ्तर से बाहर निकले, इसलिए शूटर्स का निशाना बाबा सिद्दीकी बने। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर शिवा गौतम ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। एसटीएफ सूत्रों की माने तो शिवा गौतम ने बताया है कि वारदात के लिए सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं, उनके विधायक बेटे जीशान भी लॉरेंस गिरोह के निशाने पर थे। लेकिन वारदात के दिन बाबा सिद्दीकी अकेले ही दफ्तर से निकले, लिहाजा शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को ढूंढ डाला। तय प्लान के मुताबिक सभी शूटर्स को भागकर बहराइच के रास्ते नेपाल जाना था। नेपाल के बांके जिले के मोहल्ले शमशेरगंज में लॉरेंस गिरोह ने बना रखा है अपना हाइड आउट। लंबे समय तक शूटर्स को यहीं पर छिपना था, लेकिन यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में शिवा गौतम अपने मददगारों के साथ बहराइच से हुआ गिरफ्तार, जब वो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इटावा में सराफा व्यापारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद वो आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालपुरा मोहल्ले की ये घटना है। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि लालपुरा मोहल्ले में सराफा व्यापारी की पत्नी और 3 बच्चों ने घरेलू कलह से तंग आकर जान दे दी। आरोप के मुताबिक सराफा कारोबारी ने रात में सभी को खाने में जहर मिला दिया था और इसे खिला दिया। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंच गया। इधर पड़ोसियों ने देर रात तक व्यापारी के घर के दरवाजे खुले देखकर अंदर जाकर देखा तो पत्नी और बच्चों की लाशें पड़ी थी। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर सराफा व्यापारी को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, सराफा का काम करते हैं
और उनके परिवार में शादी की है। पहली शादी 5 महीने तक पता चला है। और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे। तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। झांसी में बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दिया और इस हादसे के बाद कार बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर लेकर गई। इसके बाद जैसे ही कार रुकी, भीड़ ने कार सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। मऊरानीपुर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ। हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद कार को रोकने की बजाय ड्राइवर बाइक को कार के आगे खींचता हुआ लेकर चला गया। लोग पीछे पीछे कार का पीछा करते रहे। करीब 1 किलोमीटर के आसपास बाइक को घसीटने के बाद जैसे ही कार रुकी, पीछा कर रहे लोगों ने कार चला रहे 2 लड़कों को जमकर पीट दिया। मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर चौराहे के पास 2 व्हीलर सवार व्यक्ति का एक 4 व्हीलर वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिनको तत्काल सीएससी मऊरानीपुर में एडमिट कराया गया। और जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उसको और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस ने 1 लाख के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के नकली नोट, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नकली नोट को मेले में चलाने की प्लानिंग की जा रही थी। पुलिस ने दावा किया कि इस खेल में शामिल बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, थाना फूलपुर से आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है हसमत और दूसरे हैं महेंद्र कुमार यादव। ये दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। महेंद्र कुमार यादव ये थाना पारा लखनऊ के रहने वाले हैं और हसमत है वो रहीमाबाद के रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक जो मोहम्मद नसीर हैं, ये थाना फूलपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 मोबाइल मिले हैं और करीब 1 लाख रुपए के 100 रुपये के जो नकली नोट हैं इनके पास से बरामद हुए हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली थी कि इनके साथ में 2 लोग और पहले काम करते थे, जिसमें एक मोहम्मद सोहेब थे और दूसरे मोहम्मद फुरकान थे। और ये दोनों 17/10 को थाना औरास जनपद उन्नाव से जेल जा चुके हैं और उन्हीं की गैंग के लोग हैं और उन्हीं के माध्यम से इनको जो पैसा है ये इन्होंने जो बनाया है। लखनऊ के फैजुल्लागंज में गत्ते के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना मंडियाल थाना इलाके की है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर कहीं जाकर काबू पाया जा सका। जेसीबी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र 1 डे 1 शिफ्ट के एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। रात में अंधेरा होने की वजह से छात्रों ने मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये बात कही है। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से 10 बजते बजते यूपीएससी दफ्तर के बाहर एक बार फिर से छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और छात्रों की वही मांग कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग उनकी तरफ से की गई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रयागराज में डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के कुछ अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की। बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। कहा कि नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं हुए, यानी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही।
बाद में केवल हम फिर उसमें अगर वे उस चीज को अनसुना करते हैं तो फिर आपका बैठने का वो औचित्य भी काफी हद तक भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूं कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि साहब हम जितने भी आप मुझे समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए, जो भी आप 20 लोग बनाना चाहते हैं 20 लोग बना लीजिए, एक आपका कोई प्रतिनिधि मंडल तो होना चाहिए ना कि साहब ये हमारी बातचीत है, ये हम आपसे कह रहे हैं और ये भी हमारा जो आयोग के अधिकारीगण है उनसे आप हमारी मैं अपनी बात करूं तो आप हमारी चर्चा करा दें, तो उसके बाद में चर्चा तो होना, अब सड़क पे चर्चा होना आप सबको पता है कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अभी हो सकता है कि भाई एज आप लोग चूंकि अभी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज हो सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर तमाम प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं, इनके हाथों में पोस्टर बैनर है और अनूठे अंदाज में खाली बोतलें पटक कर इसके साथ साथ ड्रम बजाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से कहा कि वो एक करीब 10 से 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना लें और उसी प्रतिनिधि मंडल के जरिए वो टेबल टॉक करें। आयोग के सचिव से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको सामने रखा जाएगा। और अभी भी जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीएम हैं, ये दोनों अधिकारी लगातार प्रतियोगी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल बनाएं और उसके बाद वो टेबल टॉक के लिए तैयार हो। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी एक ही मांग है कि जो पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा है जो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, इसके अलावा आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2023 की जो कि 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है, दोनों परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में किया जाए और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। उधर मायावती ने भी प्रयागराज में चल रहे यूपी पीसीएस के बाहर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने सवाल किए कि क्या उत्तर प्रदेश के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि ये एग्जाम 2 दिन कराने पड़ रहे हैं। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अब यूपी पीसीएस की परीक्षाओं पर आयोग का भी बयान आ गया है। परीक्षा की शुचिता और यूपी पीसीएस की प्राथमिकता, गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने से सावधानियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। एग्जाम को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम ना फैलाया जाए। तो अब आयोग की तरफ से भी बयान आ गया है, यानी कि जो अलग अलग दिनों पर परीक्षा होनी थी उस पर आयोग अब भी कायम है। यूपी पीसीएस की परीक्षा पर आयोग का बयान आया। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और यूपी पीसीएस की प्राथमिकता क्या है। उन्होंने बताया कि गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, यानी जिस तरह से पीछे पेपर लीक हुआ उसे लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना ना हो। परीक्षा केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग दिनों पर परीक्षा ली जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहां पर पालन हो रहा है, किसी तरह की कोई भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। और आज जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके जो आंदोलन है, जो सड़कों पर उतरे, उसका दूसरा दिन है। प्रतियोगी छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ ही आज के प्रदर्शन की शुरुआत की। सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुई। रात के वक्त भी महिला अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर डटी रही। रात भर बोतल पीटकर और नारेबाजी कर इन्होंने प्रदर्शन जारी रखा। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मद्देनजर आयोग के दफ्तर के बाहर का इलाका छावनी में इस वक्त तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात की तस्वीरें, किस तरह से टॉर्च जलाकर, यानी कल सुबह से प्रदर्शन जो शुरू हुआ है रात भर जारी रहा। टॉर्च जलाकर प्रदर्शन हुआ, बोतल पीटकर नारेबाजी की गई। और आज सुबह यानी कि जो प्रदर्शन है उसका दूसरा दिन है, आज सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ छात्रों ने की।